रचना में आज अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले टीपू के पिता हैदर अली की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के एक दशक के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को अंदाजा हो गया था कि भारतीय राजाओं की सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ रही है और उनके लिए प्लासी जैसी जीत को दोहराना मुश्किल हो सकता है। भारतीय रजवाड़ों को सैन्य तकनीक में यूरोपीय निपुणता की बराबरी करने में सिर्फ एक दशक लगा था। 1760 के दशक के मध्य तक ये साफ होने लगा था कि उनके और अंग्रेजों की सैन्य क्षमता के बीच की दूरी करीब करीब पाटी जा चुकी है। अंग्रेजों को सबसे पहले चुनौती मिली थी दक्षिण में हैदर अली से। लेविन बी बोरिंग अपनी किताब हैदर अली एंड टीपू सुल्तान में लिखते हैं, 18वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का केंद्र मैसूर था। मैसूर को दुनिया के पूर्वी हिस्से के इतिहास में सबसे दिलेर और रोमांचक गतिविधियों की जन्मस्थली माना जाता है। ये वो इलाका था जहां अंग्रेजों को अपने सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा था। इस इलाके के नेता का नाम था हैदर अली। हालांकि उसका और उसके बेटे टीपू सुल्तान का कार्यकाल 38 सालों का ही रहा, लेकिन इस छोटे समय में ऐसी घटनाएं घटी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। हैदर के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाबी मूल के थे और मैसूर की सेना में ऊंचे ओहदे पर काम करते थे। सन 1776 में उन्होंने मैसूर के वाडियार राजा को पद से हटाकर सत्ता पर अधिकार जमा लिया था। उन्होंने मैसूर की सेना का आकार बढ़ाया और छोटे पड़ोसी राज्यों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इरफान हबीब अपनी किताब रेजिस्टेंस एंड मॉडर्नाइजेशन अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान में लिखते हैं, हैदर ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रेंच कमांडरों को बुलवाया। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा को मजबूत करने के लिए उन्होंने फ्रेंच इंजीनियरों का सहारा लिया। हैदर ने अपनी नौसेना बनाने की भी कोशिश की। उसके पास 2 बड़े युद्धपोत, 7 छोटे युद्धपोत और 40 छोटी नौकाएं थीं। इन सब का कमांडर एक यूरोपियन था जिसका नाम स्टेनेट था। हैदर के बारे में कहा जाता है कि वो एक जन्मजात सैनिक था। वो घुड़सवारी में तो निपुण था ही, उसे तलवार और बंदूक चलाने में भी उतनी ही महारत थी। लेविन बोरिंग लिखते हैं, हैदर में थकान को बर्दाश्त करने का जबरदस्त मादा था। सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उसे अपने जीवन के प्रति खतरे की जरा भी फिक्र नहीं थी, इसलिए उसके सैनिक उसके लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते थे। हैदर की खासियत थी युद्ध के समय संयत रहना और तेजी से अचानक हमला बोलना, जिसमें अधिकतर उसे कामयाबी मिलती थी। मेस्थर ला टूर ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ हैदर एंड हिज सन टीपू सुल्तान में लिखा है कि हैदर का कद करीब 5 फीट 6 इंच का था। उसका रंग गेहुआ था और चेहरा खुरदरापन लिए हुए था। उसमें मीलों पैदल या घोड़े की पीठ पर चलने की क्षमता थी। वो सफ़ेद मलमल के कपड़े और पगड़ी पहनना पसंद करता था। उसको आभूषणों का शौक नहीं था। हालांकि देखने में हैदर आकर्षक नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति विश्वास और ऊर्जा का आभास देती थी। वो रोज़ आधी रात को सोने जाता था और सुबह 6 बजे सूर्य की किरण फूटने के साथ ही उठ जाता था। मैसूर का राजा बनने के बाद उसने अपने चेहरे के सारे बाल कटा दिए थे। उसके न तो दाढ़ी थी, न मूछें, न ही पलकें और भवें। सुबह 8 से 9 बजे के बीच वो राजमहल से दरबार आता था। उसके बाद वो बालकनी पर चढ़कर हाथियों और घोड़ों की सलामी लेता था। हैदर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। बहुत मुश्किल से उसने अपने नाम का शुरुआती अक्षर है लिखना सीखा था। हैदर रवानी से कन्नड़, तेलुगु, मराठी और तमिल बोल सकता था, लेकिन उसे फारसी और अरबी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। लेकिन निरक्षरता के बावजूद उसकी याददाश्त हाथियों जैसी थी।
दशकों पहले मिले शख्स को भी पहचानने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। हैदर के शासनकाल में धार्मिक मामलों को बहुत अधिक तरजीह नहीं दी जाती थी। हैदर ने मैसूर के मशहूर दशहरा त्योहार को, जो कि सन 1610 से मनाया जाता आ रहा था, जारी रखने की अनुमति दी थी। वो दशहरा के त्योहार में खुद भाग लेता था। विजयादशमी के 10वें दिन निकाले जाने वाले जुलूस में वो सबसे आगे हाथी पर बैठकर चलता था। मार्क विल्स ने अपनी किताब हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया इन एन अटेम्प्ट टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ मैसूर में लिखा था, सारे मुसलमान राजाओं में हैदर सबसे अधिक सहिष्णु था। उसको अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करना और रोजे रखना न तो आता था और न ही उसे सिखाया गया था। उसने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि सभी धर्म ईश्वर की देन है और ईश्वर की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। हैदर ने 27 अप्रैल 1769 को श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य को एक पत्र लिखा था। ए.के. शास्त्री अपनी किताब द रिकॉर्ड्स ऑफ द श्रृंगेरी धर्मस्थान में लिखते हैं, एक पत्र में जिक्र है कि हैदर ने जगत गुरु को एक हाथी, 5 घोड़ों, एक पालकी, 5 ऊंटों और देवी शारदा अम्बा के लिए एक साड़ी, 2 शॉल और 10,000 रुपयों की एक थैली भेंट भेजी थी। उसने जगत गुरु को एक महान और पवित्र आत्मा के तौर पर संबोधित किया था। अगस्त 1767 में हैदर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उस समय हैदर की सेना में 50,000 सैनिक थे। उस समय तक कंपनी को पता नहीं था कि हैदर के पास इस स्तर की आधुनिक सेना है। हैदर के सिपाहियों की राइफलें और तोपें अत्याधुनिक फ्रेंच तकनीक पर आधारित थी। उनकी तोपों का बोर और पहुंच कंपनी की सेना से कहीं अधिक थी। फ्रेंच इतिहासकार जियां मैरी लाफों अपनी किताब इंडिका एसेज इन इंडो फ्रेंच रिलेशंस 1630-1976 में लिखते हैं, कई मामलों में हैदर के सैनिक अंग्रेजों के सैनिकों से कहीं अधिक मौलिक और सामरिक रूप से होशियार थे। वो विरोधी सेना को तितर बितर करने के लिए ऊंटों से रॉकेट फायर करने में पारंगत हो चुके थे। हैदर अपनी सेना को आगे बढ़ाने और रसद की आपूर्ति के लिए बैलों का इस्तेमाल करता था, जो उस समय नई बात थी और जिसे बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाया था। आखिरकार अंग्रेजों को हैदर से संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे भारत के कई रजवाड़ों को यह एहसास हो गया कि अंग्रेजों को लड़ाई में हराया और हैरान किया जा सकता है। 7 फरवरी 1780 को वादगांव की संधि के 1 वर्ष बाद मराठा नेता नाना फडणवीस ने अपने पुराने दुश्मन हैदर अली को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें अपने मतभेद भुलाकर साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोलना चाहिए। 1 महीने के अंदर हैदराबाद के निज़ाम ने भी हैदर का साथ देने का फैसला कर लिया। गर्मी आते आते इन तीनों शक्तियों ने अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद अंग्रेजों के ठिकाने मद्रास में खबर पहुंची कि हैदर के पास फ्रांस से हथियारों की बड़ी खेप पहुंच चुकी है। आखिरकार 17 जुलाई 1780 को हैदर अली ने अंग्रेजों पर एक बार फिर हमला बोल दिया। इस बार उसके पास पहले से 2 गुनी शक्ति थी। उसकी सेना में 60,000 घुड़सवार सैनिक, 35,000 पैदल सैनिक और 100 तोपें थी। कागज पर मद्रास की रक्षा के लिए कंपनी के 30,000 सैनिक तैनात किए गए थे, लेकिन सही मानों में उस माह सिर्फ 8,000 सैनिकों को ही इकट्ठा किया जा सका था। मार्क विल्स अपनी किताब हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया में लिखते हैं, हैदर जिस गति से आगे बढ़ा उसने अंग्रेजों के सैनिकों की संख्या को और कम कर दिया। इनमें से बहुत से सैनिकों के परिवार आरकोट में रह रहे थे। अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा के खातिर इन सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। उन लोगों ने या तो हैदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया या रिश्वत के बदले अपने ठिकानों के दरवाजे खोल दिए। हैदर ने मद्रास,
वेल्लोर और आरकोट के आसपास गांवों में आग लगाकर कंपनी की रसद आपूर्ति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। 25 अगस्त 1780 को दक्षिण भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े जमावड़े ने हैदर की सेना से भिड़ने के लिए मद्रास से मार्च कर कांचीपुरम की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस फौज का नेतृत्व जनरल हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये वही जनरल थे जिन्होंने 15 साल पहले बक्सर की लड़ाई में शुजाउद्दौला को हराया था। इस बार उनकी सेना में सिर्फ 5,000 सैनिक थे जिन्हें महीनों से वेतन नहीं दिया गया था, और उनका मुकाबला हैदर की 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना से था। उनसे 30 मील उत्तर में कर्नल विलियम बेली को आदेश मिला कि वो अपने सैनिकों के साथ मुनरो की सेना से जा मिलें। गुलाम हुसैन खां अपनी किताब सैर मुताखरीन में लिखते हैं, हैदर के पास इतने सैनिक थे कि उन्होंने सारी भूमि को समुद्र की नाराज लहरों की तरह ढक रखा था। उसके पीछे चल रहे तोपखाने का कोई अंत नहीं दिखाई देता था। इस बीच भयंकर बारिश शुरू हो गई और बेली को अपने सैनिकों को कोरतालायर नदी पार करने में 11 दिन लग गए। हैदर के बेटे टीपू के लिए इतना समय काफी था कि वो मुनरो और बेली की सेना के बीच अपने 11,000 सैनिकों को पहुंचा पाते। दोनों सेनाओं के बीच पहली भिड़ंत 6 सितंबर को हुई। कैप्टन मुआत ने अपने पेपर अकाउंट ऑफ द डिफीट ऑफ पोलेलूर में लिखा, लगातार होती बारिश में धान के खेतों में घुटनों तक के पानी में लड़ती हुई बेली की सेना की कमियां पूरी तरह से उजागर हो गई और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोनों सेनाओं ने आमने सामने नहीं बल्कि दूर से लड़ाई लड़ी। कुछ देर बाद उन्हें कुछ आगे ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनाई पड़ी। बेली ने समझा कि मुनरो के सैनिक उसकी सहायता के लिए आ रहे हैं। जब वो सैनिक नजदीक आए तब उसने पाया कि हैदर अपने 25,000 सैनिकों के साथ उसके सामने आ पहुंचा है। बाद में बेली के छोटे भाई ने अकाउंट ऑफ पोलेलूर में लिखा, हमें हैदर के घोड़ों ने घेर लिया, उनके पीछे उनकी तोपें थीं, करीब 50 तोपों ने हमारे चारों ओर अर्धवृत्ताकार गोला सा बना लिया। हैदर ने थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोकने का आदेश दिया और पीछे आ रही अपनी बड़ी तोपों को आगे कर दिया। उनके आगे हमारे लिए कोई मौका नहीं था। अपना सारा बारूद खत्म हो जाने के बाद बेली ने आत्मसमर्पण करने के प्रयास में अपनी तलवार में एक रुमाल बांधकर उसे ऊपर उठा दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो हथियार डाल दें, लेकिन कुछ सैनिक उसका आदेश सुन नहीं पाए और वो फायरिंग करते रहे। नतीजा ये हुआ कि हैदर ने आत्मसमर्पण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके घुड़सवारों ने लड़ाई हार चुकी अंग्रेजी सेना का कत्ल करना शुरू कर दिया। एलन ट्रिटन ने अपनी किताब व्हेन द टाइगर फॉट द थिसल में 73वीं हाईलैंड रेजिमेंट के एक लेफ्टिनेंट को कहते बताया, मौत से बच गए लोग बहुत मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। कुछ का दम घुट रहा था, कुछ सैनिक हिल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर उनके साथियों के शव पड़े हुए थे। कुछ सैनिक हाथी के पैरों तले रौंदे जा चुके थे, कुछ के सारे कपड़े फट गए थे और वो चिलचिलाती धूप में प्यासे पड़े हुए थे और आसानी से जंगली जानवरों के शिकार बन रहे थे। अंग्रेज सेना के 86 अधिकारियों में से 36 मारे गए थे, 34 घायल हुए थे और 16 लोगों को बंदी बना लिया गया था। बेली के सिर और पीठ में चोट लगी थी, उन्हें अपनी एक टांग से भी हाथ धोना पड़ा था। आखिरकार बेली को एक तोप गाड़ी में बांधकर हैदर के सामने लाया गया और दूसरे कैदियों के साथ जमीन पर बैठा दिया गया। कंपनी के सैनिकों को पहली बार अनुभव हुआ कि हार और कैदी बन जाने का मतलब क्या होता है। करीब 7,000 अंग्रेज सैनिकों को बंदी बनाया गया था। एक कैदी जेम्स स्करी ने अपनी किताब द कैप्टिविटी, सफरिंग एंड एस्केप ऑफ जेम्स स्करी में लिखा था, 10 साल तक हैदर की कैद में रहने के बाद मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि कुर्सी पर किस तरह से बैठा जाता है और किस तरह छुरी और कांटे से खाना खाया जाता है। मैं अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना तक भूल गया था। मेरी खाल
काली पड़ गई थी और मैं यूरोपियन कपड़े पहनना नापसंद करने लगा था। माया जोसेनॉफ अपनी किताब कॉन्क्वेस्ट एंड कलेक्टिंग इन द ईस्ट 1750-1850 में लिखते हैं, अगर हैदर ने बैली की हार के बाद लड़ाई जारी रखी होती तो अंग्रेजों के गिरे मनोबल को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम थी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जीतने में उसे नाकामी मिलती। ये कंपनी का सौभाग्य था कि हैदर अपने सैनिकों को बचाकर रखना चाहता था। उसने कंपनी से सीधे भिड़ने की नीति त्याग दी और इक्का दुक्का हमला कर भाग निकलने की नीति पर अमल करने लगा। आने वाले कुछ महीनों में गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स हैदर के मराठों के साथ हुए गठबंधन को तोड़ने में कामयाब हो गया। उसने मराठा कमांडर महादजी सिंधिया के साथ एक समझौता किया जिसके तहत मराठा अंग्रेजों के दोस्त बन गए। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों के साथ हुई अगली लड़ाई में हैदर अपनी सफलता नहीं दोहरा सके। विलियम डेलरिम्पल अपनी किताब द अनार्की में लिखते हैं, अगर 1780 में ही हैदर और उसके साथियों ने कंपनी पर दबाव कम नहीं किया होता तो अंग्रेज उसी समय हमेशा के लिए भारत से निकल जाते। बाद में पुणे और मैसूर के दरबारों को इस बात का हमेशा रंज भी रहा कि वो मौके को ढंग से भुना नहीं पाए। सन 1782 में हैदर की पीठ पर एक फोड़ा निकल आया। धीरे धीरे उस फोड़े का आकार बढ़ता गया। बाद में पता चला कि हैदर को पीठ का कैंसर था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हैदर की इस गंभीर बीमारी ने उसकी शक्ति और गति को बहुत हद तक कम कर दिया था। 7 दिसंबर 1782 को जमीन से शिखर तक पहुंचने वाले इस शख्स ने 60 साल की उम्र में हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। श्यामा राव ने अपनी किताब मॉडर्न मैसूर फ्रॉम बिगनिंग टू 1868 में लिखा, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस समय हैदर की मौत हुई वो भारत के इतिहास की एक घटना मात्र नहीं थी। उसकी मौत ने भारत में ब्रिटिश ताकत की नींव रख दी जो उसके जीते जी शायद संभव नहीं हो पाता। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।